नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप संस्कृति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब रोजगार खोजने वालों का नहीं बल्कि रोजगार देने वालों का देश बना। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, वे सत्ता नहीं लोगों की सेवा करना चाहते हैं। केंद्र कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी फैसले की समीक्षा करेगा। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से स्वस्थ चर्चा और सहयोग की अपेक्षा की। सत्र के पहले दिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, 222 में से 217 सीटें हासिल की। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में समापन और कानपुर क्रिकेट टेस्ट में चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन के स्कोर पर घोषित की। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं विशाल शर्मा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्टार्टअप्स की सराहना की है और कहा है कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 83वीं कड़ी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और स्टार्टअप्स में निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं और वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां लोग रोजगार मांगने का सपना नहीं देख रहे बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहते हैं। सब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करो ना भाई। अरे नौकरी में सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, झंझट भी कम होती है। लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का
यह टर्निंग पॉइंट है, जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे, बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी हैं। देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमें भी संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का उदाहरण दिया, जहां आम लोगों ने अपने प्रयासों से कई छोटे छोटे द्वीपों और टापुओं को समुद्र में डूबने से बचाया। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें अलग सुख देती हैं। सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत से जुड़ी मानवीय संवेदना को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 लाभार्थियों से बातचीत की। इनमें से एक राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए हृदय रोग से निजात पाई। श्री मोदी ने उनसे कहा कि वे आयुष्मान भारत के बारे में बताएं ताकि उनकी तरह और लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर आज एक आपात बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन और स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन तथा अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर वैश्विक स्थिति की समीक्षा की गई और बचाव के उपायों को और मजबूत करने पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। बैठक में फैसला किया गया कि सरकार विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच और निगरानी की मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए होगी जो जोखिम वाले देशों से भारत आ रहे हैं। इसके लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 121 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 82,86,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। इस दौरान 8,774 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9,481 मरीज ठीक हुए हैं।
स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर संसद के दोनों सदनों का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ सरकार ने बैठक की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रक्रिया के नियमों के तहत सरकार सदन में चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग का भी अनुरोध किया। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टी पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नजर में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। शीतकालीन सत्र पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। 25 दिनों तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कुल 36 विधेयक संसद की कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। कृषि विधि निरसन विधेयक के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जो पेश किए जाएंगे उनमें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक, दिवाला और दिवालियापन द्वितीय संशोधन विधेयक तथा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं वित्तीय कार्यसूची में अनुदान मांग 2021-22 पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अंतर सत्र के दौरान लाए गए 3 अध्यादेशों के स्थान पर 3 विधेयक भी संसद में लाए जाएंगे। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज उपराष्ट्रपति निवास पर सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विभिन्न राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं ने भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप्स संस्कृति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब रोजगार खोजने वालों का नहीं बल्कि रोजगार देने वालों का देश बना। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, वे सत्ता नहीं लोगों की सेवा करना चाहते हैं। केंद्र कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी फैसले की समीक्षा करेगा। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से स्वस्थ चर्चा और सहयोग की अपेक्षा की। सत्र के पहले दिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, 222 में से 217 सीटें हासिल की। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में समापन और कानपुर क्रिकेट टेस्ट में चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन के स्कोर पर घोषित की। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने अगरतला नगर निगम समेत 13 शहरी स्थानीय निकायों की 222 सीटों में से 217 सीटें जीत ली हैं। राज्य भर में आज 13 विभिन्न मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती की गई। इससे पहले भाजपा ने 22 शहरी निकाय संस्थाओं की 112 सीटें निर्विरोध जीत ली थीं।
इसके साथ ही पार्टी ने 329 सीटों में से 334 पर कब्जा कर लिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 सीटें जीती, जबकि 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिपुरा के लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे सुशासन की राजनीति पसंद करते हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने त्रिपुरा भाजपा को स्पष्ट समर्थन देने के लिए वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने त्रिपुरा में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि स्थानीय निकायों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं और राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता में लोगों के विश्वास का प्रतीक है। 52वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि ये महोत्सव कथा कहने और फिल्म बनाने का है। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव का ये संस्करण कई मामलों में सबसे अलग रहा। इस महोत्सव में पहली बार ब्रिक्स फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया। श्री ठाकुर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पहली बार भागीदारी की और सिनेमा में 75 युवाओं की उनकी नई रचना के लिए सम्मानित किया गया। At the 52nd IFFI, we had the presence and enthusiastic participation of OTT platforms for the first time. IFFI has embraced new technology, the platform choices of audiences, and kept pace with the changing times. We also showcase the best films from the BRICS nations and hope to see this partnership blossom further. In a unique initiative aimed at identifying and nurturing young talent as we celebrate the 75 years of India's independence, we started a program and shortlisted 75 creative minds of tomorrow. फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के चमकते सितारे माधुरी दीक्षित, मनोज बाजपेयी और रणधीर कपूर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सेदारी ली। महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार निदेशक मासाकाजू केनियाको की फिल्म रिंग वंडरिंग को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार फिल्म गोदावरी में किए गए अभिनय के लिए जितेंद्र जोशी को दिया गया। महिला वर्ग में सिल्वर पीकॉक पुरस्कार पराग्वे की एंजेला मोलिना को मिला। विशेष जूरी पुरस्कार ब्राजील के रेनाता कार्वाल्हो को फिल्म फर्स्ट फॉलन में अभिनय के लिए और फिल्म गोदावरी को प्रदान किया गया। स्पेशल जूरी मेंशन पुरस्कार फिल्म डोम के लिए रोमन वात्स्यायनोव को प्रदान किया गया। सुखविंदर सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को बांध लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पतंजलि विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में शामिल भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संयोजन के लिए काम कर रहा है। श्री कोविंद आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। विश्व में योग के बढ़ते महत्व पर राष्ट्रपति ने कहा कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा बदल दी है और प्रत्येक व्यक्ति योग से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है।
28 नवंबर 1890 को भारत ने महाराष्ट्र के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जातिवाद विरोधी समाज सुधारक और लेखक को खो दिया, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान अपने महान कार्यों से अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये थे ज्योतिबा फुले के नाम से लोकप्रिय ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उन्हें 1888 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। क्रांती ज्योति सावित्रीबाई किती सांगतीची नवलाई, महिलांना शिक्षण देऊन झाली सरस्वती ती आई। क्रांती ज्योतीच्या प्रकाशाने शिकल्या मुली अनमुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। वो छोटे बच्चे ही थे तो उन्हें स्कूल से निकाल लिया गया और वो अपने परिवार के साथ दुकान और खेत में काम करने लगे थे। लेकिन एक बुजुर्ग ईसाई मित्र ने फुले की बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल भेजने के लिए राजी किया। फुले ने अंग्रेजी स्कूल में अपनी शिक्षा 1847 में पूरी की। 1848 में ज्योतिबा फुले के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वे एक तथाकथित उच्च जाति के मित्र की शादी में गए। फुले बारात में शामिल हुए, लेकिन बाद में इसके लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें फटकार लगाई और उनका अपमान किया। इस घटना ने जाति व्यवस्था के अन्याय के संदर्भ में फुले पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में 21 साल की उम्र में फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित लड़कियों के एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में परिस्थितियां तथा कथित निचली जातियों और इनसे मुक्ति के लिए इन वर्गों की शिक्षा महत्वपूर्ण थी। फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और फिर इस दंपत्ति ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। पुणे की तथाकथित सवर्ण जातियों को उनका काम मंजूर नहीं था, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनके सिर पर छत मुहैया कराई। उन्होंने अपने परिसर में उन्हें स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले ने तथाकथित निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे और 273 लड़कियां इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। समाज में महिलाओं और विधवाओं की दुर्दशा ने भी फुले को झकझोर दिया। उन दिनों विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी छाया तक को भी अशुभ माना जाता था। उन्हें अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था ताकि वे जिस रास्ते से गुजरे उसे साफ कर सके। फुले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित स्थान पर प्रसव के लिए एक घर की शुरुआत की। उन्होंने शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में एक अनाथालय की स्थापना की। फुले ने साहसपूर्वक पुणे के चारों ओर पैम्फलेट चिपका दिए और इन शब्दों में विज्ञापन दिया, विधवाएं यहाँ आएं और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दें। ये आपकी इच्छा पर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहते हैं या उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यदि आप अपना बच्चा इस अनाथालय में छोड़ कर जाते हैं तो यहाँ बच्चे की पूरी देखभाल की जाएगी। फुले दंपत्ति 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाते रहे। 24 सितंबर 1873 को फुले ने दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी 234 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया है। आज का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 296 रन बनाए। पश्चिम बंगाल में नदिया के फुलबाड़ी में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की तथा घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में मरने वालों के प्रति शोक प्रकट किया है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टार्टअप संस्कृति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब रोजगार खोजने वालों का नहीं बल्कि रोजगार देने वालों का देश बना। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, वे सत्ता नहीं लोगों की सेवा करना चाहते हैं। केंद्र कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी फैसले की समीक्षा करेगा। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से स्वस्थ चर्चा और सहयोग की अपेक्षा की। सत्र के पहले दिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, 222 में से 217 सीटें हासिल की। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में समापन। और कानपुर क्रिकेट टेस्ट में चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन के स्कोर पर घोषित की। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।